गर्म कंप्रेसर को कभी भी नहीं चलाना होता। बात फ्रिज के कंप्रेसर के साथ कैपेसिटर लगा देते हैं, अजीब और गरीब कहानी बयान हो रही होती है कि फ्रिज के साथ कहाँ कैपेसिटर लगे कि यहाँ कल लड़के काम कर रहे थे, बताइए कौन सी क्लास ली, फ्रिज के कंप्रेसर साथ रनिंग कैपेसिटर लगा देते। फिर ऐसे जब काम करेंगे फिर क्या होगा? अच्छा, आपका कोर्स उधर हॉस्टल कब खत्म हो रहा है? अब क्या है, पावर हमारे पास इंडोर क्लियर हो गया था, इंडोर से पावर जब आउटडोर में पहुंच गई, आउटडोर बेचारे में कुछ भी नहीं। कंप्रेसर आपने चेक करने हैं, कंप्रेसर गर्म तो नहीं है, गर्म अगर है तो देखें कौन से पॉइंट उसके बोल रहे हैं, स्टार्टिंग बोल रहा है, रनिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अगर आपका कंप्रेसर गर्म है, स्टार्टिंग नहीं बोल रहा, कंप्रेसर फारिग। कंप्रेसर गर्म है, रनिंग नहीं बोल रहा, कंप्रेसर फारिग। अगर आपका कॉमन नहीं बोल रहा, फिर हमें ये डाउट होता है, स्टार्टिंग बोल रहा है, रनिंग बोल रहा है, लेकिन कॉमन नहीं बोल रहा, तो हमें ये डाउट होता है कि कहीं इसका इंटरनल ओवरलोड ट्रिप ना। हम वेटिंग में डालते हैं कि इसे ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद फिर देखते हैं ऑन होता है कि ओवरलोड नहीं होता। अगर कंप्रेसर ठंडा यक हो गया, ओवरलोड नहीं ऑन हो रहा, इसका मतलब है कॉमन वाइंडिंग फारिग। कंप्रेसर गर्म है, स्टार्टिंग ही बोल रही, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, कंप्रेसर फारिग। रनिंग नहीं बोल रही, कंप्रेसर फारिग। अगर कॉमन ही बोल रही, कंप्रेसर गर्म है, फिर ये डाउट हो सकता है कि कहीं इंटरनल ओवरलोड ट्रिप ना हो। आपने वेट करना है, उसे ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद फिर देखिए ऑन होता है कि नहीं होता, नहीं होता फारिग है। अगर कंप्रेसर ठंडा है, कॉमन नहीं बोल रहा, तो उसे ठंडा करने की जरूरत नहीं, वो पहले ही ठंडा हो चुका है मुकम्मल तौर पे, कंप्रेसर चेंज होगा, ठीक हो गया। अगर कंप्रेसर आपका चेंज चल नहीं रहा, तीनों पॉइंट बोल रहे हैं चल नहीं रहा, या अम्पेयर ले रहा है, अम्पेयर ले रहा है मगर चल नहीं रहा, तो सबसे पहले आप कैपेसिटर चेंज करें, रनिंग कैपेसिटर चेंज करेंगे, उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी मसला नहीं हल हो रहा, फिर इसके साथ बिग किक रिले लगा दें, उम्मीद है कि इससे मसला हल हो जाएगा। फिर भी नहीं होता, फिर कंप्रेसर खोलें, फिर कंप्रेसर मोटर हीटअप हो चुकी है। पहले अगर कंप्रेसर नहीं 4 एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट है वो हमारे कैपेसिटर को होता है। रनिंग कैपेसिटर चेंज कर, रनिंग कैपेसिटर आपने चेंज कर दिया, फिर भी मसला नहीं हल हो रहा, फिर ऐसी सूरत के अंदर उसके साथ बिग किक रिले लगा। ऐसी सूरत में हम बिग किक रिले पहले ही लगा देते हैं, रनिंग कैपेसिटर जब चेंज करते हैं बिग किक वैसे ही लगा देते हैं। कंप्रेसर नहीं चला, फिर कंप्रेसर फारिग है, लेकिन ऐसा इशू कम ही आता है कि कंप्रेसर ना चले, कंप्रेसर चल जाता है अगर कंप्रेसर में जान है तो। दूसरा जो सबसे ज्यादा हमारे पास जो फॉल्ट आता है, कंप्रेसर हीट अप होते हैं। अब कंप्रेसर गर्म क्यों हुआ? असल मसला जिस कंप्लेन पर आप गए वो कंप्रेसर हीटअप क्यों है, फ्रिज का कंप्रेसर क्यों हीटअप हो रहा है, क्या वजूहात है कि उसको किसी ने रिपेयर किया है, रिपेयर किया है तो क्या किया है, कंडेंसर तब्दील किया है, कंडेंसर छोटा लग गया है, या कंप्रेसर बड़ा लग गया है, कोई मसला है जिसकी वजह से कंप्रेसर हीटअप हो। कंप्रेसर ज़्यादा हीटअप नहीं होना चाहिए, हल्का तो हीटअप हो सकता है क्योंकि अंदर मोटर चले, लेकिन बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होना चाहिए। एसी के कंप्रेसर को तो हीटअप होना ही नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये रिटर्न पे चल रहा है, ठंडी गैस पे चल रहा है। अगर आपका कंप्रेसर हीटअप हो रहा है, हीटअप होकर ट्रिप कर गया, तो आपके पास कंप्लेन आ गई है कि यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा। आप कंप्लेन पे पहुंचे, देखें कंप्रेसर गर्म, आपने उसे ठंडा किया, ठंडा करने के बाद हमने उसे चलाया तो बेहतरीन चल पड़ा, ठंडा होने पे खुद ही चल पड़ा, ना कैपेसिटर चेंज किया ना कुछ किया। हम एहतियातन क्या करते हैं, हम वहां पे पहुंच गए, उसका रनिंग कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, साथ बिक्की के लिए लगा देते हैं। अब हम इश्यू देखते हैं क्या वजह है, किस वजह से ये ट्रिप किया, रिटर्न सही है सबसे मेन इशू। एसी का कंप्रेसर रिटर्न पे चलते हैं, रिटर्न की क्या पोजीशन है, आपने देखा रिटर्न नहीं है, फॉर एग्जांपल रिटर्न नहीं है तो इसका मतलब इसमें गैस कम है। अपने गैस कम है तो आपने क्या किया, गैस का प्रेशर देखा, गैस का प्रेशर क्या कह रहा है, आपने देखा स्टैंड प्रेशर कंप्रेसर बंद है, 70-80 psi शो हो रहा है, लेकिन लिक्विड लाइन पर आइस नहीं आ रही। गैस कम हो तो लिक्विड लाइन पर आइस आनी चाहिए, आइस नहीं आ रही। अब ऐसी सूरत के अंदर हम टॉप अप नहीं करेंगे, उस गैस के अंदर मजीद गैस नहीं डालेंगे, क्योंकि लिक्विड लाइन पर आइस नहीं आ रही। अब हमें ये डाउट हो सकता है कि ये एयर ना हो, पता तो नहीं है हवा है या गैस है अंदर, क्योंकि लिक्विड लाइन पर आइस भी नहीं आ रही। प्रेशर 70 psi 80 psi शो हो रहा है, स्टैंड प्रेशर जब एसी बंद करते हैं 70-80 psi है, तो रिस्क नहीं लेते कभी भी, अनाड़ी लेते हैं, फिर रिजल्ट क्या आते हैं, कंप्रेसर ब्लास्ट हुए पड़े थे, खुद भी फटके पड़े थे।
तो ये रिस्क कभी भी नहीं लेना एसी के अंदर, खासतौर पर इन्वर्टर के अंदर, इन्वर्टर हो कोई भी हो, कि आपके एयर का प्रेशर अंदर 70-80 पीएसआई एयर का प्रेशर है, आपका कंप्रेसर लाजमी तौर पे हीटअप हो जाएगा। अगर इन्वर्टर है तो लाजमी तौर पे या कंडेंसर फटेगा या कंप्रेसर फटेगा, कुछ न कुछ रिजल्ट सामने आ रहा है। तो इस वजह से आम मैकेनिक की तरह बेवकूफ़ी नहीं करनी। अगर लिक्विड लाइन पर आइस भी नहीं आ रही, कुछ पता नहीं है, कन्फर्म भी नहीं हो रहा, क्योंकि यूनिट के अंदर से स्टैंड प्रेशर 70-80 रह गया है। स्टैंड प्रेशर कम अज कम आम एसी का 300-350 होता है, इन्वर्टर का 450-500 तक चला जाता है गर्मी में। तो सारा 70-80 पीएसआई इस गैस को हम ज़ाय करेंगे, ज़ाय करके इसके अंदर हम वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करके फिर हम गैस डालेंगे। रिस्क नहीं लेंगे किसी भी सूरत के अंदर, क्योंकि रिस्क तो हम अपनी जान भी खतरे में और अगलों की जान भी खतरे में। तो इस वजह से रिस्क कभी भी नहीं लेना। ऐसी सूरत के अंदर गैस को वेस्ट कर देंगे। अगर आपका रिटर्न प्रॉपर आ रही है, रिटर्न ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ ऐसी, अगर लिक्विड लाइन पर आइस आ रही है, गैस आपकी कम है, रिटर्न प्रॉपर नहीं है, लिक्विड लाइन पर आइस आ रही है, तो आप क्या करें, टॉप अप कर दें, गैस डाल दें उसी के अंदर। गैस वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइस आ रही है इसका मतलब है अंदर गैस मौजूद है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के टॉप अप कर दें। अगर लिक्विड लाइन पर आइस नहीं आ रही, प्रेशर आपको स्टैंड प्रेशर शो हो रहा है, फिर ऐसी सूरत में गलती नहीं करते। अगर रिटर्न प्रॉपर आ रही है, रिटर्न ठंडी यख होनी चाहिए, पता चलिए नहीं कि बस हल्के सही ठंडी हो, जो कंप्रेसर को ठंडा रखे, क्योंकि तमाम एसी जितने भी है रिटर्न पे चलते हैं। अगर ठंडी गैस नहीं 15-20 मिनट ना मिले, कंप्रेसर हीट अप हो जाता है। अब आपके रिटर्न सही है, अब क्या फॉल्ट हो सकता है। अब यहाँ देखिए हेड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा, कंडेंसर गंदा तो नहीं, कंडेंसर गंदा है तो गर्म बुखारात प्रॉपर कंडेंस नहीं हो रहे, कंप्रेसर पे लोड आ रहा है, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीट अप हो रहा है। नेक्स्ट इशू हम देखेंगे और क्या इशू आ सकते हैं हमारे साथ इससे रिलेटेड। फिर हम देखेंगे फैन की स्पीड प्रॉपर है, फैन स्पीड प्रॉपर, फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा वो भी क्लियर हो गया। इन्हीं फॉल्ट में से कोई फॉल्ट आएगा, अभी यहाँ क्लियर हो रहा है, इसी में से आएगा। फिर अगला फॉल्ट हमारे पास आ जाता है, कहीं फैन जो है बंद तो नहीं हो जाता, कि मेरे पास मैंने बताया था फॉल्ट मैंने शेयर किया था कि कंप्लेन 4 बार मैं कंप्लेन पे गया, कंप्लेन मसला ही ना हल, बेहतरीन रिजल्ट, अम्पेयर सही है, मैंने रनिंग कैपेसिटर चेंज कर दिया, पिक एक रिले लगा दी, वो मैंने बैग में अच्छी नस्ल की रखी होती है, रनिंग कैपेसिटर और पिक एक रिले हमने 100% अच्छी नस्ल की रखी होती है, ताकि कंप्लेन हमारे पास दोबारा ना आए। बार बार करना भी आते, पैसे एक ही बार मिलते हैं, बाद में पल्ले से जाते हैं। तो इस वजह से ये गेम कभी नहीं करते कि हम लोग उसको छोड़ के आ जाए, ऐसे प्रॉपर काम ना करें। रनिंग कैपेसिटर चेंज किया, पिक की रिले भी मैंने लगा दी, फैन की स्पीड डाउन की, मैंने फैन कैपेसिटर भी चेंज कर दिया। अब क्या रह गया, अम्पेयर भी सही है। 15-20 मिनट में बैठता हूँ, वो कहते हैं कि वन काम कर रहे हैं, मैं भी वहाँ बैठा रहता हूँ। फिर मैं जैसे ही निकलता हूँ दुकान पे बैठता हूँ, पीछे से कॉल आ जाती है कि वो तो कूलिंग छोड़ गई, अब क्या मसला है। फिर वापस दौड़ा दौड़ा आए तो देखा कंप्रेसर आग बना, हीटअप हुआ हुआ, बिल्कुल ऐसे धुएं मार रहा है। मैंने पानी की बाल्टी उसमें डाली, फिर उसे सट के देखा, कोई इशू कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, फैन भी सही चल रहा, आगे पीछे कोई वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रही, हाँ जी आगे कोई चीज़ हवा टकरा के वापस है कि वो भी इशू नहीं है। फॉल्ट ने घुमा के रख दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बैठा रहा मैं 15-20 मिनट, फिर मैं चला गया, मेरे सही है, वो भी कहें ठीक है। उसको बीमारी थी, आधे घंटे के बाद कंप्रेसर वो फैन हीटअप होके बंद हो जाता, फैन हीटअप होके बंद हो जाता था। जब मैं पहुंचता था उस टाइम तक फैन ठंडा हो चुका होता था, वो चल जाता था। कंप्लेन अपनी जगह पर, मैं टेंशन सर पेट में जा रही है, क्या मसला है, इधर बेइज्जती खराब, वो भी हंसे जा रही है, क्या ड्रामा है, ये आ जाता है तो ऐसे चल जाता है, ये चला जाता है। तो फिर मैंने कहा, लड़के को मैंने कहा तू बैठ इधर दुकान पे, तो मैं जरा इसको निपटाता हूँ, ये सीजन की बात है। तो मैं जाके बैठ गया, मैंने कहा पुत्र अब मैं बैठूंगा, ठीक है। तो 20-25 मिनट जैसे ही हुए फैन बंद हो गया। उस फैन को मैंने चेंज किया, नया फैन दूसरा सेकंड हैंड लगा दिया। उसके बाद कैसे फॉल्ट का, उसके बाद मैंने रूटीन बना ली, कम अज कम एक एसी के पास आधा घंटा लाजमी बैठना चाहिए, क्योंकि कोई भी इशू आता है, कोई उसको प्रॉब्लम आती है, 15-20 मिनट कम अज कम प्रॉब्लम आने में लग जाती है। अगर कंप्रेसर हेड प्रेशर बढ़ रहा है, गर्म बुखारात कंडेंस नहीं हो रहे, 15-20 मिनट फिट होने में। अगर फैन की स्पीड प्रॉपर नहीं, हेड प्रेशर बढ़ने में 15-20 मिनट लेगा। अम्पेयर मीटर साथ लगा ले, क्या खा रहा है, हेड प्रेशर बढ़ेगा तो अम्पेयर भी बढ़ेगा। कंप्रेसर हीटर में प्रॉपर चीज़ों को चेक करना होता है, फिर जान छोड़े।
उसके बाद एक रूटीन बना ली, कम अज कम आधा घंटा पौना घंटा एसी के बाद बैठे, उसको प्रॉपर देखें, फिर वहां से जाए, वरना जिल्लत है खबारी। तो एक रूटीन आप बन गया, तो आप लोगों को भी कहते हैं जल्दी भागने वाली गेम ना करें, रिटर्न देख लिए सही है, एक बार में बैठ जाता घंटा, गैस आपने चार्ज किए, कोई आपके जहन में कोई और इशू नहीं है, कोई पता नहीं कोई और इशू आ जाए, और इशू आ जाए, बेहतर है कि उससे कि आप दोबारा किसी काम को छोड़ के उतर आएंगे, उस कस्टमर की बक बक सुनेंगे, बेहतर है कि वहां बैठ जाए बंदा आधा घंटा पौना घंटा, सुकून से बैठे, एसी के अंदर बैठ जाए, कमरे में बैठ जाए, किलोमीटर अंदर ही लगा दें, एसी चार आराम से बैठे रहे, आपको क्या इशू। बाद कस्टमर कहते हैं बस ठीक है आप जाए, तो जाए जाए, तो हम बाद में कंप्लेन आती है, तो फिर हम उनको सुनाते हैं, उसके तो आप कहते हैं जाए जाए, तो हम जब टाइम होगा तो फिर आएंगे, हमें प्रॉपर अपने चेक ही नहीं करने देते दिया आपने। तो ऐसे कस्टमर हम भी चाहते हैं हमें कोई कहे कि जाए जाए, फिर हम जाते फिर उसके घर में अपनी मर्जी से, जब हमें टाइम मिलता है कि उस टाइम हमें क्यों नहीं प्रॉपर अपने काम समझने दिया, चेक करने दिया। तो इस तरीके से आउटडोर के अंदर कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रॉब्लम वाली बात बने, कोई प्रॉब्लम खड़ा करे, कोई ऐसा इशू नहीं आता। अभी एक दोस्त है, वो कल मेरे पास परसों आया हुआ था, एक एसी के 4 कंप्रेसर चेंज कर चुका, नक्को नक हो चुका था, कहता है यार पट्टा गोल हो गया। मैंने क्यों क्या हुआ, कहते मैं 4 कंप्रेसर में चेंज कर चुका हूँ, तो सेटिंग ही नहीं आती अपनी जगह पर, यूनिट अपनी जगह पर बैठ नहीं रहा। मुझे जहाँ तक लगता है कंप्रेसर का साइज गड़बड़ कर दिया, कि शुरू में जो कंप्रेसर था, जो दूसरा कंप्रेसर से डाला वो साइज आउट हो गया, उसके बाद साइज आउट लगते रहे, वो कंप्रेसर हीट अप हो जाते हैं, 15-20 मिनट चलते हैं कंप्रेसर हीट अप हो जाते हैं। 4 चेंज कर चुका था, अभी पता नहीं क्या रहा था, नहीं मसला मजा नहीं आ रहा। तो इस टाइप के हमारे साथ इश्यूज होते हैं। फर्स्ट कंप्रेसर जिसने चेंज किया है, उसने अगर परफेक्ट कंप्रेसर चेंज कर दे तो मसला हल हो गया। अगर उसने परफेक्ट कंप्रेसर चेंज नहीं किया, उसने कोई गड़बड़ी कर दी है, फिर खबर है, फिर जो भी मैकेनिक अगर साफ जरा उसे उसी फार्मूले को चेंज करना है जो पहले दिया हुआ है, पहले कंप्रेसर लगा हुआ है, अब पहले वाले के हाथ अगर गड़बड़ है इसी में या फ्रिज में, फिर हाथ नहीं आता। हाँ, उसी मॉडल का कोई और फ्रिज, उसी मॉडल को कोई और एसी आ जाए तो फिर ठीक है। बास कैपिलरी चेंज कर देते हैं, कैपिलरी का साइज आपने इंच 2 इंच का फर्क भी डाल दिया सब लेंथ में, या साइज गड़बड़ कर दिया, एसी आती नहीं आता। ये मैं खुद इसके साथ जलील हो चुका हूँ, किसने कैपिलरी चेंज कर दी, उसके बाद वक्त में कैपिलरी अगर चेंज कर दो, पुरानी कैपिलरी आपके पास पड़ी होनी चाहिए, उससे फेंकना नहीं होता, फेंक देंगे तो फिर परेशान होंगे। इसके साथ टेप लपेटें और लिख दें साथ, ये इतने फलां एसी का है, फलां एसी का है, फलां उसका मॉडल है, ताकि कल को कोई इशू बनाए वो, तो वो कैपिलरी उठा के साफ करके दोबारा उसे लगा, उसी टाइम में प्रॉब्लम आ जाती है। कैपिलरी चेंज करने से गैस के प्रेशर अपनी जगह नहीं रहते। एक एसी जिसमें 1.25 kg गैस डलती थी, मैंने 2.5 kg डाल दी, वो सेक्शन ही ना दे कैपिलरी चेंज करने से। तो ऐसे ऐसे इशू आते हैं कैपिलरी, क्योंकि ये रिसर्च होती है, रिसर्च होती है, हम लोग रिसर्च नहीं करते, हमें उसी रिसर्च को फॉलो करना होता है। अगर हम रिसर्च से इधर उधर होंगे तो वो यूनिट अपने पैरामीटर छोड़ देगा, पैरामीटर छोड़ देगा तो फिर कहाँ से आपको कूलिंग देगी। सारी गेम अनाड़ी अनाड़ी मैकेनिक, अनाड़ी मैकेनिक जो है ना वो तबाही कर देता है। अनाड़ी इसी तरह डॉक्टर बंदों का पट्टा गोल करके रख देते, उन्हें 5 फुट नीचे पहुंचा देते, वो तब कुछ और है, कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन, उसको करके परे मारता है, मसला अपनी जगह पे। क्या होता है कि हमारे यहाँ ऐसा टेस्ट बेस नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में डॉक्टर उस टाइम तक मेडिसिन नहीं देते जब तक डायग्नोज ना हो जाए ये कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, वहाँ मेडिसिन ही नहीं मिलती। पाकिस्तान में डॉक्टर पास जाते तो मारते हैं हाइपोटेंसी, हाइपोटेंसी जब आप देंगे तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उसके ऊपर कोई और मेडिसिन असर ही नहीं करेगी। जो इस टाइम हमारे यहाँ जो कंसेप्ट चल रहा है ना हाइपोटेंसी का, ये पोटेंसी कभी भी नहीं देनी चाहिए, फिर मरीज के ऊपर कोई मेडिसिन असर ही नहीं करेगी, मरीज एक्सपायर हो जाए। कहते हैं जो भी मेडिसिन देते हैं, क्या वजह है, क्योंकि बचपन ही से हाई पोटेंसी मेडिसिन देना शुरू कर दी डॉक्टर। आजकल वो मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, इस टाइप की मेडिसिन आ गई हैं कि वो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो कभी भी देनी नहीं चाहिए बच्चे को। डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, चलो जी आराम आ जाए, मेरी बात ये कार हो जाए, ये नहीं पता कि बच्चे को आप बर्बाद करें, कल फिर बच्चे भी कोई चीज़ असर ही नहीं करेगी। एंटीबायोटिक के अलावा हमारे पर कुछ चीज़ असर नहीं करती, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए एंटीबायोटिक के बाद कोई चीज़ असर करने ही नहीं लगी, क्योंकि हाई पोटेंशियल मेडिसिन खा रहे हैं। फिर आप कहेंगे हमें इलाज आराम क्यों नहीं आता, आराम आ ही नहीं सकता, क्यों
ये हम लोगों का हाल है। डॉक्टरों का हाई पोटेंसी दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं देते, एंटीबायोटिक नहीं देते वो लोग। एंटीबायोटिक जब देते हैं तो फिर उनको ये पता होता है इसके बाद इस मरीज का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। एंटीबायोटिक देनी होती है कैंसर को, कैंसर के मरीजों को, जिसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। फ्रिज का मैंने आपको बता दिया था, कंप्रेसर, हीटअप कंप्रेसर पे कभी भी आपने हाथ नहीं डालना होता। हीटअप कंप्रेसर को आप ठंडा करें, उसके बाद उसके साथ काम। अगर आप हीटअप कंप्रेसर को छेड़ेंगे वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। वो आप कहेंगे कंप्रेसर, अगले को कहेंगे कंप्रेसर फारिग है, जैसे इसी का कंप्रेसर है। आपका ये कंप्रेसर हीटअप है, ज्यादा मैकेनिक करते ही है, जहां भी चले जाए गर्म कंप्रेसर उसको स्टार्ट देंगे। जब गर्म कंप्रेसर को स्टार्ट देंगे वो कभी भी नहीं चलेगा, उसको टार्क मार मार के उसको तबाह करके रख देंगे, अच्छा खासा कंप्रेसर बर्बाद कर देंगे। कि आप वहां देखिए कंप्रेसर गर्म है, उसे ठंडा करें, ठंडा करने के बाद चलाएं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो खुद ही चल जाता है। खुद जब चल जाता है तो ये नहीं कि बस चल गया ठीक है। देखिए किस वजह से हेड प्रेशर बढ़ा रहा है। बाद वक्त कंप्लेन आ जाती है दिन के 12 बजे, कहते हैं ये 12-1 बजे एसी बंद हो जाता है, रात को चलता है। वजह क्या है? एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका यूनिट कंडेंसिंग ही नहीं करेगा। हेड प्रेशर उसका बढ़ रहा है तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो हरारत हमेशा ज्यादा दर्जे से कम की तरफ आती है। वहाँ क्या करेगा? बाहर की गर्मी कंडेंसर में दाखिल हो रही है, हेड प्रेशर बढ़ रहा है, गर्म हालात माए हालत में तब्दील नहीं हो रहे, आपका यूनिट ट्रिप मारे और कोई रास्ता उसके पास ही नहीं। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है कि मैं काम कैसे और किस तरह करने लगा हूँ। जब ऐसी सूरत आ जाए तो वहाँ पर कोशिश ये किया करें कि जो इनडोर की ड्रेन है उसका पानी आउटडोर में छोड़ें। जब इस तरह की 12 बजे वाली प्रॉब्लम आ जाती है फिर हमारे पास रास्ता ही रह जाता है और कोई रास्ता ही नहीं रहता कोई यूनिट को चलाने का। या उसकी लोकेशन चेंज करें, हम कोई लोकेशन देखें आउटडोर की, कोई लोकेशन हमें मिले जिसमें प्रॉपर सारा दिन धूप ना पड़े। कई सीजन पहले ये काम मेरे पास कंप्लेन में थी कि उसके आउटडोर की लोकेशन आपको चेंज करनी होती है। आउटडोर के अंदर झाड़ियाँ वगैरह नहीं आनी चाहिए, टहनियाँ नहीं आनी चाहिए। अगर टहनी आएंगी तो एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ेगा, यूनिट की कंडेंसिंग नहीं होगी। आपके सामने हवा बिल्कुल फॉरवर्ड जानी चाहिए, रुकने वाली गेम ना हो, साइड के अंदर कोई इंटरप्शन ना हो। ऐसी सूरत के अंदर फिर आपका यूनिट जो है प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर रास्ते के अंदर हवा टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका यूनिट कंडेंसिंग नहीं करेगा। इन चीज़ों को आपने फॉलो करना होता है कि इंजीनियर और आम मैकेनिक में यही फर्क होता है बुनियादी, कि हर चीज़ को आपने टेक्निकली देखना है क्या है क्या नहीं है। बस ऐसे नहीं हाथ नहीं डालने देना होता, टेक्निकली समझना होता है क्या मसला है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है आज से मैकेनिकल स्टार्ट हो रहा है। मैकेनिकल के अंदर हमारे पास फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करना, कंडेंसर वॉश करना, वेपरेटर वॉश करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंप्रेसर का भी पंप चेक करना, एसी के कंप्रेसर का पंप चेक करना। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करना। ऑयल कैसे छोटे यूनिटों में कैसे चार्ज करते हैं, बड़े यूनिटों में कैसे हम चार्ज करते हैं। बड़े यूनिट में तो जब विजिट पे हम जाते हैं उस टाइम समझा देते हैं एचवीएसी वालों को। दूसरा इसके बाद हमारे पास है फ्रिज का, फ्रिज में कंडेंसर वॉश, वेपरेटर वॉश क्यों करते हैं, इसमें वैक्यूम कैसे करना होता है, गैस कैसे चार्ज करनी है। वैक्यूम का मेथड, गैस चार्ज करने का मेथड तमाम यूनिटों में सेम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है विंडो में गैस चार्ज करना। विंडो में काम करना बहुत आसान है बानिस्बत फ्रिज के। फिर सिपलेट में गैस चार्ज करना, सिपलेट में गैस चार्ज करना विंडो से भी ज़्यादा आसान है। सिपलेट तो बहुत ईजी है। सिपलेट के अंदर गैस चार्ज करना, गैस को स्टोर करना, इसमें वैक्यूम करना। वैक्यूम कैसे करेंगे? विदाउट वैक्यूम पंप के, वैक्यूम पंप नहीं है, उसी ही कंप्रेसर का हम इस्तेमाल करते हैं एसी वाले को। उसको आप वैक्यूम कैसे करेंगे? उसके बाद एसी के अंदर